स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का बहुत ही प्यारा सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें 100 से अधिक PYQ क्वेश्चन होंगे और देखेंगे हम लोग इस सेशन को कि कितना ही खूबसूरत है। और इसमें सवाल जो हैं वो बिल्कुल आपके हृदय को और प्रसन्न कर देंगे और मस्तिष्क क्षमता में भी और वृद्धि करेंगे। तो स्किप मत करना, जाना नहीं है, रुकना है और देखना है। कहते हैं ना कि इंसान की खूबसूरती का जो पैरामीटर है ना वो क्या है? हार्ड वर्क। अगर आपने हार्ड वर्क करना सीख लिया तो मान के चलो कि दुनिया में कोई, इस कायनात में या दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको कभी झुका दे, है ना। बोलते हैं ना कि अपन झुकेगा नहीं, जी हाँ बिल्कुल। लेकिन वो कौन नहीं झुकेगा? जिसमें कड़े संघर्ष करने का मुकाबला हो, जिसमें अपने संकल्पों को पूरा करने का जज्बा हो, जो अपने लक्ष्य से कभी डिगे नहीं, हटे नहीं, लगे रहे। आइए शुरू करते हैं सेशन को कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायिक और न्यायिक आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो यह किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनका उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके सलाह के अनुसार या स्वयं वह कार्य करेगा। और इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब सवाल है मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? तो इसमें 3 स्वरूप यानी 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री, सबसे उच्च और शीर्ष मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। उसके नीचे होंगे आपके राज्य मंत्री, और फिर हम लोग एक नवसूचक उप मंत्री भी कहते हैं। राज्य मंत्री और उप मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट, राज्य और उप। इन्हीं तीनों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। द मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहा जाता है, जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। और इसी पूरे संरचना के सलाह और सहायता के अनुसार काम कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कार्य करता है। अगर इनकी सलाह के अनुसार काम नहीं किया है तो इस प्रेसिडेंट पर क्या चलाया जाएगा? महाभियोग चलाया जाएगा, जो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। बहरहाल अभी किसी भी राष्ट्रपति पर यह चलाया नहीं गया है। और ये अनुच्छेद 174 है। और अनुच्छेद 175 कहता है, आर्टिकल 175, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर, यहाँ सलाह शब्द को ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो जो अन्य मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो पद पर रहेंगे, ऐसा सैद्धांतिक है। लेकिन वो कब तक पद पे रहेंगे? तो वास्तविक है जब तक प्रधानमंत्री चाहे तब तक। अगले सवाल पर आते हैं। सरकार का अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्य का वहन करता है उसे कहा जाता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब ये सेशन आपको समझ में कब आएगा? जो इसके पहले का सेशन नंबर 2 मैंने अपलोड किया है वो देखिएगा, तो ये सेशन आपको और 4 चांद लगाने का काम करेगा। बिल्कुल एक, अगर विदा सीरियस छात्र आप हैं तो आपके लिए सेशन बढ़िया होगा। और ऐसे ही देखना चाहते तो देखिए, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ते हैं कि शासन के कुल कितने अंग होते हैं? 3। शासन के अंग कितने हैं? 3। विधायिका, पहला अंग कौन सा है? विधायिका। दूसरा अंग कौन सा है? कार्यपालिका। क्या नाम है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा अंग जो है उसे हम कहते हैं न्यायपालिका या जुडिशरी। तो यही शासन के 3 अंग होते हैं। विधायिका का काम ही क्या है? कानून बनाना या विधि का निर्माण करना, कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम क्या होता है? इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करना, कार्यान्वयन करना या लागू करना। और जुडिशरी का काम क्या होता है? कि कानून के अनुसार तय करना कि जो कानून बना है और जो लागू है वो कानून की दृष्टि में सही है तो ठीक है, गलत है तो उसे समाप्त कर देना या शून्य कर देना। ये कर्तव्य किसका है? जुडिशरी या न्यायपालिका का। अब विधायिका जो होती है ये इलेक्ट होती है, जनता द्वारा, है ना, चुनी जाती है, इलेक्ट होती है। और कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका में से ही सेलेक्ट होती है।
आप जानते हैं विधायी सदस्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। और यही सांसद, जब व्यक्ति कोई सांसद होगा तो किस सदन का सदस्य माना जाएगा या किसका अंग माना जाएगा, विधायिका का। और जब वही सांसद मंत्री हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, कार्यपालिका अंग में आ जाता है। जैसे आपके प्रधानमंत्री पहले सांसद हैं फिर प्रधानमंत्री हैं, आपके गृह मंत्री पहले सांसद हैं फिर गृह मंत्री हैं। तो उम्मीद कि आप ये बात समझ गए होंगे। भारत में लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों द्वारा पेश और पारित किए गए सभी विधेयक की सहमति मिलने के बाद लागू होता है। तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति। हमारे संसद के अंग कितने हैं, तो हमारे संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। अभी प्रशासन के 3 अंग पढ़ा, अब संसद के 3 अंग, लोकसभा, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो सदन कितने हैं हमारे संसद के, सदन है 2, एक का नाम है लोकसभा और दूसरे का नाम है राज्यसभा। तो कार्यवाही इन्हीं दोनों जगह चलती है, लोकसभा और राज्यसभा में। अब कोई भी प्रस्ताव जो यहाँ लाया गया और वो विधेयक बना, तो विधेयक जब यहाँ पर पारित हो गया और राष्ट्रपति यानी तीसरे अंग ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, तो ये बिल जो था ये क्या बन गया, एक्ट बन गया, यानी कानून बन गया। क्या बिल के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, जी नहीं। विधेयक के आधार पर गिरफ्तार नहीं, अधिनियम के आधार पर गिरफ्तारी होगा। यानी जब तक किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे वो कानून नहीं बनेगा, और जब तक कानून बनेगा नहीं तब तक आपको उसके आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी या उसके इम्प्लीमेंटेशन होंगे नहीं। तो जो भी नियम बना है बिल में वह जनता के मध्य आगमन नहीं हो पाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। अभी हम लोगों ने बात किया कितने अंग हैं, 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो राज्य विधानसभा हमारे संसद का अंग नहीं है। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई, तो ये 1952 में ये पहली लोकसभा हमारी संसद आ रही है। और अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, 18वीं। तो पहली लोकसभा कब आई, 1952 में। और 18वीं लोकसभा कब चुनी गई, तो 18वीं लोकसभा आपकी चुनी गई है 2024 में। 2024 में 18वीं लोकसभा आई है। अच्छा, हमारी एकमात्र लोकसभा 5वीं, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक तक बढ़ाया गया। वैसे हमारी लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष, लेकिन 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने करके 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। क्यों, क्योंकि आंतरिक आपातकाल 1975 में लागू हुआ था इंदिरा गांधी सरकार के समय। इसलिए तो आज तक यानी 18 लोकसभा तक में एकमात्र लोकसभा है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाया गया है। आप इसको भी ध्यान में रखना। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। यानी लोकसभा के अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 543। अब ये सदस्य जनता द्वारा इलेक्ट होते हैं। ये 543 सदस्य सभी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन कर आएंगे, और जैसे ही चुन कर आएंगे तो इन सदस्यों को शपथ दिलाएगा कौन, तो इन्हीं सदस्यों में से, इन 543 में से ही किसी एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे। और इस प्रोटेम स्पीकर का बस इतना काम होगा कि जो हालिया नए सदस्य चुनकर आ रहे हैं 543, इनको क्या दिला दे, शपथ। और शपथ लेने के बाद ये सदस्य पहुंचेंगे सदन में, और ये जो लोकसभा के 543 सदस्य हैं, इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को सहमति के आधार पर लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति अपने पद का शपथ नहीं लेता, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद का शपथ नहीं लेता बल्कि सांसद के रूप में ही शपथ लेकर आ जाता है। तो उन्हीं सदस्यों के बहुमत के आधार पर एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो कमेंट करके बताओ। वैसे आप सबको पता भी होगा, ओम बिरला साहब 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में 1 से अधिक सीटें हैं, कौन से राज्य में लोकसभा में 1 से अधिक सीटें हैं, तो आपका है मेघालय।
अब हम लोग जानते हैं कि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 80 सीटें हैं। वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हमारी लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। लेकिन बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में कुल 42 सीटें हैं। और तब बात करना जरूरी हो जाएगा किसका? बिहार का। तो बिहार में कितनी सीटें हैं? 40। अब बात करते हैं कि सिक्किम में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो सिक्किम राज्य में लोकसभा की कुल सीटें जो हैं वर्तमान समय में वह हैं 1। कितनी? 1 सीटें हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि मेघालय में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 2 सीटें हैं। मेघालय में कितनी हैं? 2 सीटें हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। और मणिपुर में बात करें, नागालैंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो नागालैंड में भी कितनी सीटें हैं? 1। प्रश्न कहा है कि किस राज्य में लोकसभा की 1 से अधिक सीटें हैं, तो मेघालय में, बाकी राज्यों में 1-1 है। और यूपी में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 सीटें हैं। इनको भी ध्यान में रखना है आपको। राज्यसभा के बारे में कौन कथन सत्य है? सही कथन की पहचान करना है। तो पहला है कि यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, ये गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जी नहीं, इसका कार्यकाल अनवरत होता है, कभी कार्यकाल होता ही नहीं है। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता, यही सही है। अच्छा, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता उसका कार्यकाल कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना दोस्त, ठीक है। तो आप कहेंगे हम पढ़े हैं साहब 6 वर्ष, नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो कभी भंग ना हो उसका कार्यकाल कैसे डिसाइड करोगे? कार्यकाल उसका होता है जो एक लिमिट के बाद समाप्त हो जाता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 500। अभी मैंने बात की ना, वर्तमान में कितनी है? 543 है। और अधिकतम लोकसभा कितनी सीटें हैं? 550। पहले 52 था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया है। संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? कल के सेशन में भी ये सवाल हम लोगों ने किया था और आज भी। तो लोकसभा के सदस्यों का कुल संख्या का 15%, यानी लोकसभा की कुल कितनी सदस्य संख्या है? 543, उसका 15% को ही किस में शामिल किया जा सकता है? मंत्रिपरिषद में। मैंने बताया मंत्रिपरिषद कहेंगे किसे? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। पहला सवाल मैंने इसी पर बताया कि सामूहिक स्वरूप को क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। पहला लोकपाल बिल संसद में पेश किया गया था, कब? तो यह पेश किया गया था 1968 में। कब पेश किया गया? 1968 में पहला लोकपाल बिल पारित किया गया। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट लाया गया। लोकपाल और लोकायुक्त। तो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो प्रमुख अधिकारी होगा उसे लोकपाल कहेंगे। ये कहाँ पर होगा? केंद्र में। और जो राज्य में भ्रष्टाचार को रोकेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? लोकायुक्त के नाम से जाना जाएगा। ये पहली बार विधेयक 1968 में ही लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। यही तय करता है भाई, ये 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 संसद के सदन होते हैं। अब इन पर लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, तो इनको मॉनिटर करने के लिए जरूरी क्या है? एक अध्यक्ष हो जो इनमें शांति, अनुशासन, समता बनाए रखे, जो इनको एक एक सदस्य को बारी बारी से बोलने का अवसर दे, सबकी बातें सुने, सरकार तक उनकी बातें जाएं, पक्ष विपक्ष दोनों बातों का संगम बन सके। इसके लिए एक अध्यक्ष होता है जो बिल्कुल संतुलन और तारतम्यता बनाता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष किया गया है? देखो सवाल फिर दोहरान कर रहा है। 1951 और 52 में ये हमारी पहला आम चुनाव हुआ था। और अभी तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 18 आम चुनाव हो रहे हैं। इस समय 18वां आम चुनाव का कार्यकाल चल रहा है। राज्यसभा के सदस्य की कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? देखो अभी मैंने आपको बताया
तो अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं सेशन को और कहीं भटकाव आपके दिमाग में नहीं है तो कमेंट करके आप उम्मीद है बताओगे कि कितना है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक पेश कर सकता है? सरकारी विधेयक किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा, संसद के किसी भी सदन में मंत्री द्वारा। तो सदन हमारे दो ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। तो जब किसी मंत्री के द्वारा विधेयक पेश करते हैं तो उसे हम लोग सरकारी विधेयक कहते हैं। लेकिन जब कोई उस पार्टी का सांसद ही हो, उस पार्टी का ना हो जिसकी सरकार हो, तो उसे हम लोग निजी विधेयक भी कहते हैं। एक संसदीय कार्यकारिणी क्या होती है? तो एक कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है। भाई विधायिका में 543 सदस्य चुन के आएंगे, इसका आधे से अधिक जिस पार्टी के पास सदस्य होंगे वही सरकार बनाएगा। और इनकी सरकार कब तक रहेगी? तो सरकार तब तक रहेगी जब तक उनका संसद में बहुमत रहेगा, यानी आधे से अधिक सांसद उनके जब तक उपस्थित रहेंगे तब तक उनकी सरकार बनी रहेगी और चलती रहेगी। संसद के लगातार 2 सत्र के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? हम लोगों ने कल पढ़ा था इसको और आज फिर सवाल है 6 माह का। संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। ठीक है, तो साल में 2 बार बैठक करना तो अनिवार्य ही है। अगर 2 बैठक संसद नहीं करती तो भंग हो जाएगा। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय किसका है? लोकसभा अध्यक्ष। वही प्रमाणित करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, तो इसका ही प्रमाण पत्र आखिरी और अंतिम होता है। लोकसभा में धन विधेयक पारित के बाद राज्यसभा विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर वापस कर सकती है? तो एक औपचारिकता होती है, वो 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन की होती है। पर लोकसभा धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा में पेश करना कोई अनिवार्य नहीं है और न ज़रूरत है, लेकिन अगर करती है तो 14 दिन के भीतर वो वापस कर दे। अगर आपका सवाल ये है कि ना वापस करे तो वापस कर दे तब भी पारित माना जाएगा, नहीं करती है तब भी माना जाएगा। एक औपचारिकता है, बस दिखाया गया है। 2019 के आम चुनाव में लोकसभा के गठन के लिए आयोजित किए गए हैं। किस लोकसभा के गठन के लिए आयोजित किए गए 2019 में? तो अभी हमने बात किया वो कौन सी लोकसभा थी? 17वीं। और अभी आपकी कौन सी लोकसभा चल रही? 18वीं। तो 18वीं लोकसभा 2024 से लेकर कब तक रहेगी? 2029 तक। और 17वीं लोकसभा थी आपकी 2019 से लेकर 2024 तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता लोकसभा में कभी भी सदन का नेता नहीं रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा श्री मनमोहन सिंह। ये राज्यसभा सांसद रहते ही क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। देखो अक्सर क्या होता है कि हमारे संविधान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए केवल संसद का सदस्य हो। किसका सदस्य हो? संसद का। और संसद के कितने सदन हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे बहुतायत क्या होता है कि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो कहाँ का सांसद है? लोकसभा का। लेकिन हमारे देश में 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो कहाँ के सांसद रहे हैं? जो राज्यसभा सांसद होते हुए भी प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है। ऐसे कितने लोग रहे हैं? 4। एक नाम है इंदिरा गांधी, ये भी राज्यसभा से सांसद होते हुए प्रधानमंत्री बनी। दूसरा नाम HD देवगौड़ा, तीसरा नाम है IK गुजराल और चौथा नाम है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ये 4 लोग ऐसे रहे जो राज्यसभा सांसद से प्रधानमंत्री बने हैं। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25। कितने सांसदों की? 25 सांसदों की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम सदस्य हैं तो कार्रवाई फिर नहीं चलेगी। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है या होता है? तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा। जब तक इनका बहुमत रहेगा लोकसभा में तब तक सरकार रहेगी। बहुमत चला गया तो सरकार चली जाएगी। इसलिए मंत्रिपरिषद इन्हीं के प्रति जिम्मेदार होते हैं। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कहाँ? लोकसभा में। अभी हम लोगों ने कहा कि बजट कहाँ पेश होगा? लोकसभा में, जिसे हम लोग अपने संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं।
क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका अनुच्छेद 112 में जिक्र किया गया है। नवगठित लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष जो होता है वही करता है, ठीक है। और कहते हैं कि नवगठित लोकसभा के प्रथम सत्र के पहले वर्ष की संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष, पहली लोकसभा के अध्यक्ष आप जानते हैं, तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे आपके एम अनंत सायनाम आयंगर, ठीक है। एन अनंत सायनाम आयंगर ये आपके दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। पहले कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर जिन्हें कहते हैं। तो अब देखो, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो गए? जीबी मावलंकर। दूसरी कौन हो गए? एम अनंत सायनाम आयंगर। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। और 17वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला थे। और 18वीं लोकसभा अध्यक्ष भी कौन है? ओम बिड़ला ही हैं। तो ये नाम भी ध्यान से सुनकर याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद के गठन नहीं करते हैं? तो वो कौन नहीं करते हैं? स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करते हैं। लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है जो पेश नहीं किया जाता है? राजस्व विधेयक। बाकी ये विधेयक लोकसभा के द्वारा पेश किए जाते हैं। वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा की सीटें अधिकतम हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। अभी बात किया था महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। अब विकल्प के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं, तो 25। तो जितनी सीटें राजस्थान में हो उतनी ही आंध्र प्रदेश में भी कितनी हैं? 25 ही। लेकिन अगर बात यहाँ गुजरात की हम लोग करते हैं तो गुजरात में कितनी सीटें हैं? 26। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है 80, और दूसरा कौन है? महाराष्ट्र 48 सीट के साथ, तीसरा पश्चिम बंगाल 42 सीट के साथ, और चौथा आपका बिहार है 40 सीट के साथ, और पांचवा आ जाता है तमिलनाडु 39 सीट के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है? तो ये है आपकी इनमें से सभी जो होती हैं, ये प्रत्येक सदन यानी लोकसभा में भी होती हैं और राज्यसभा में होती हैं। समितियों का काम क्या होता है? किसी भी मामले की कार्रवाई को जल्दी करना, उसकी जांच करना, और उस कार्य को जल्दी से जल्दी संपादित करने के लिए कमेटी बना दी जाती है। और देखो, कमेटी के वजह से कार्य जल्दी संपादित हो पाते हैं, क्योंकि इसमें कई सदस्य होते हैं और वो जल्दी से उस बातों का पूरा छानबीन कर रिपोर्ट सौंप देते हैं। लेकिन अभी व्यक्ति विशेष को करना हो तो बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक व्यक्ति सभी पहलुओं को सोच विचार नहीं सकता है। इसलिए भारतीय संविधान भी जो हमारा बना है, ये भी किसके योगदान से? समितियों के योगदान से। इसमें बड़ी समितियाँ, 8 बड़ी समितियाँ रही हैं, छोटी छोटी भी तमाम समितियाँ रही हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं प्रारूप समिति, नियम प्रक्रिया समिति, संघ संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, ठीक है, मौलिक अधिकार समिति, इस तरह से कई समितियों के योगदान से बना है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो सक्षम अधिकारी कौन होता है? संसद होता है। कौन? हमारा संसद, ठीक है। तो कानून बनाने वाली हमारी जो है संस्था है संसद, यही हमारे देश में कानून, नियम, सब कुछ बदलाव का गेम चेंजर होती है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदन भवन के लिए निर्वाचित हो तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल में कितने दिन के भीतर कार्य करने की सूचना दी जानी चाहिए? 10 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर, अगर वो दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो। प्रदेय बैठक का पहला घंटा निम्न में से किसके लिए आरक्षित होता है? तो आप सभी इसका आंसर खूब बढ़िया जाते हैं, वो कहते हैं प्रश्नकाल। संसद की कार्रवाई का पहला घंटा 10 से 11 बजे का जो काल होता है उसे हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। फिर 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है, 12 से 1 बजे का, इसे हम लोग शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। और उसके बाद 1 से 2 बजे तक लंच होता है। उसके बाद जो होता है वो कार्रवाइयाँ होती हैं, तो उसमें अलग अलग प्रस्ताव वगैरह पेश किए जाते हैं और चर्चा किए जाते हैं। तो संसद हमारा प्रत्येक दिन 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, 4 बजे के बाद तक, 6, 7, 8 तक जैसे चर्चाएं होती हैं वैसे समय तक आगे भी बढ़ जाता है। राजनीति में व्हीप कार्यालय का उल्लेख किसमें किया गया है?
तो यह जिक्र मिलता है हमें संसदीय परंपराओं में। किसमें? संसदीय परंपराओं में मिलता है। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। हमारे अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रधान जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और वैसे केवल औपचारिक रूप में कौन है? हमारा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति महोदय होते हैं। जून 2022 तक भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री चुने गए जो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? तो ऐसे मेरे दोस्त कुल 6 नाम आते हैं। कितने नाम? 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो यानी मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी बने हैं। मुख्यमंत्री भी रहे और क्या बने हैं? प्रधानमंत्री भी बने हैं। ठीक है, उसमें एक नाम आपके ये भी शामिल है। कौन? तो जिनका अभी आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री कौन हैं, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो 6 में से ये भी रहे, ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री। तो 6 लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ऐसी दशा में होते हैं कौन? उपराज्यपाल। कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में, पर जहां विधानसभा हो वहां। नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, इनमें से कौन होता है? उसका प्रमुख कौन होता है? तो इनमें से होता है प्रधानमंत्री। ये सभी डिपार्टमेंट किसके पास होते हैं? मंत्रालय ये प्रधानमंत्री के पास होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, सब किसके द्वारा किया जाता है? हमारे राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? अब ये सवाल देखो, कई बार इसके पहले 2 सेशन में भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। राष्ट्रपति करते हैं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडारोहण करते हैं और भाषण देते हैं। लेकिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण और भाषण कौन देते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो दोनों तिथि आप याद रखना और समझना। भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार वित्त मंत्री के पद पर शामिल हुए थे? पीवी नरसिम्हा राव। 1991 से 1996 की सरकार थी और इन्हीं के समय एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लागू किया गया था, जिसमें बड़ा योगदान था किसका? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। मैंने कहा ना, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी भी होता है। कौन? प्रधानमंत्री ही होता है। भारत के राष्ट्रपति का पद निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की उम्र 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने की उम्र 35 वर्ष, राज्यपाल बनने की उम्र 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ये अनिवार्य है, बाकी पढ़े लिखे हों ये अनिवार्यता नहीं है। निम्न में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? तो वो क्या है कि संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये नहीं है। बाकी ये होना चाहिए कि भारत के आप नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा हो, कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी आपके पास कोई सरकारी नौकरी लगभग ना हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश अनियमित करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति को। मैंने कहा ना कि जैसे देखो, कानून 2 प्रकार के होते हैं। कानून जो होते हैं, इस बात को समझोगे अध्यादेश क्या है। एक तो होता है अस्थाई कानून, जिसे आप परमानेंट लॉ कहते हैं, और दूसरा टेम्पोररी कानून होते हैं, अस्थाई कानून। तो एक अस्थाई कानून हो गया परमानेंट कानून, दूसरा टेम्पोररी। अस्थाई कानून हमारे देश में कौन बनाती है? संसद। कौन बनाती है? संसद। लेकिन अब क्या संसद साल भर सदन में रहती है? जी नहीं। तो अब जब संसद कानून बनाने वाली जो परमानेंट हमारी संस्था है, अगर वो छुट्टी पे चला गया तो क्या देश में कानून की ज़रूरत होगी कि नहीं? तो आप कहोगे होगी सर। तो ऐसे दशा में जो कानून बनेगा वो क्या कहलाएगा? टेम्पोररी कानून। और ये कानून बनाने के लिए केंद्र में किसको पावर दिया गया है? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, जो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो अब देखो, अध्यादेश क्या है? एक टेम्पोररी कानून है।
और ये कब लाया जाएगा? जब संसद हमारी सत्र में ना हो। संसद हमारी सत्र में कब कब नहीं होगी? तो देखो हमारे 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो फरवरी से लेके मई तक कौन सत्र चलता है? बजट सत्र। और जुलाई से सितंबर तक मानसून सत्र, नवंबर से दिसंबर तक शीतकालीन सत्र। तो हमारी संसद कब कब सत्र में नहीं होगी? जनवरी में, जून में और अक्टूबर में। तो इन्हीं 3 महीनों में क्या जारी किया जाएगा? अध्यादेश। और केंद्र में राष्ट्रपति जारी करेगा 123 के तहत, और राज्यों में भी कौन जारी करेगा? राज्यपाल 213 के तहत। एक बार जो अध्यादेश जारी होगा तो वैलिड कितने दिन रहेगा? 6 माह 6 सप्ताह तक। 6 माह 6 सप्ताह तक रहेगा, क्योंकि संसद के 2 सत्र के बीच में अधिकतम कितने महीने का अंतराल होना चाहिए? 6 माह। अब अगर संसद आ गई बैठक में तो उसे 6 सप्ताह के भीतर अगर उस अध्यादेश को उसने पारित कर दिया तो ये परमानेंट कानून बन जाएगा, और इसे समाप्त कर दिया तो 6 माह 6 सप्ताह अर्थात 7.5 माह बाद कानून स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप जानते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अभी वर्तमान के हमारे पदेन सभापति जो हैं वो कौन हैं? श्री जगदीप धनखड़ साहब। किस नंबर के? 14वें व्यक्तिक्रम के हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो होने के लिए पात्र हो। क्या उसकी पात्रता बताई गई है? किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायवादी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने योग्य हो तो उसे महान्यायवादी बनाया जाएगा। और अभी वर्तमान के हमारे महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। तो यही महान्यायवादी जो होते हैं इन्हीं को हम लोग भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कहते हैं। ठीक है, ये सरकारी वकील, सरकार के वकील कह सकते हैं। कौन? महान्यायवादी। और यही व्यक्ति होता है महान्यायवादी जो संसद की किसी भी कार्रवाई में बैठ सकता है, शामिल हो सकता है, बोल सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। राज्यसभा सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नियुक्त किया जाता है। तो ऐसे कुल कितने सदस्य हैं? 12। राज्यसभा के 12 सदस्यों को इन 4 क्षेत्रों में नामित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य हस्तांतरण भारत के किसके द्वारा किया जाता है? तो यह ट्रांसफर राष्ट्रपति करता है। और ध्यान रखना, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो ऐसे दशा में उसके वेतन भत्ते क्या उतने रहेंगे कि बढ़ेंगे, ये सब कुछ तय कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय हमारे करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने अभी बताया अनुच्छेद 175 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। तो प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। स्वाविवेक से नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जिनका नाम पेश करेंगे उन्हीं को शपथ दिलाएंगे। भारत में जब एक व्यक्ति को राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाना हो तो ये आरोप लगाया जाता है किसके द्वारा? ठीक है, यह आरोप कौन तय करेगा, लगाएगा? तो संसद के किसी भी सदन में, हमारे 2 संसद के सदन हैं, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, किंतु पेश करने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी कि श्रीमान आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यह करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है? तो ये चुनाव करवाया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इनके चुनाव में शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति भारत के थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी।
और इन्हीं के बारे में कहते हैं निर्दलीय राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति भी कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के। और देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और देश के पहले उपराष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? जो दूसरा सर्वोच्च है उपराष्ट्रपति, क्योंकि सबसे शीर्ष पर पदक्रम राष्ट्रपति का है, दूसरा है उपराष्ट्रपति का। भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? भारत के क्या उप प्रधानमंत्री तो थे जगजीवन राम साहब। हमारे देश में आज तक कुल 8 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। कितने? 8 उप प्रधानमंत्री हुए। देखिए, संविधान में उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। ये पार्टियों द्वारा बहुता स्वयं के द्वारा ये पद सृजित किया जाता है। ये भी कैबिनेट मंत्री के बराबर इनका दर्जा होता है। तो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 8वें उप प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। क्या नाम है? लाल कृष्ण आडवाणी। उसके बाद से अभी किसी को उप प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो अगले सवाल पर आते हैं। देखो दोस्त, हार नहीं मानना है, रार नहीं मानना है, लगे रहना है, उबना। देखो, दुनिया में एक ही अच्छा काम आप कर रहे हो कि आप पढ़ रहे हो, सबसे अच्छा काम है। अच्छा, किसके लिए पढ़ रहे हो? अपने लिए पढ़ रहे हो। बड़ी बात ये होती ना कि जैसे कहते साहब हम दूसरे के लिए इतना कर रहे हैं, बड़ा समाज सेवी है। जी हाँ, ठीक है, आप कुछ भी हो, पहले अपने लिए करो। अगर अपना घर खाली होगा, स्वयं को रोटी नहीं होगा, दूसरे को कैसे दिलाओगे? पहले ऐसा बनो तुम कि दूसरे की सेवा कर सको। आज की ये जो मेहनत है आपकी, यही कल को जब काबिलियत के रूप में प्रदर्शित होगी तो आपको लोग सलाम करेंगे, आपका नाम याद करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि उस दिन के लिए, कल की सफलता के लिए आज हमें मेहनत करना होगा, आज हमें लगना होगा, आज हम बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। और अपने राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड के दोषी व्यक्ति की सजा के निलंबन, छूट और राहत की सजा में छूट दे सकते हैं? तो यह आपका है अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत उसे क्षमादान की प्राप्ति है, यानी दे सकता है, वो न्यायिक शक्ति उसे प्राप्त है। क्षमा दे सकता है किसी को, क्षमा विराम कर सकता है किसी सजा को, परिहार कर सकता है किसी सजा को, क्षमा विराम परिहार लघुकरण कर सकता है, और प्रविलंबन कर सकता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को प्राप्त है, और अनुच्छेद 161 में न्यायिक शक्ति किसे प्राप्त है? राज्य के राज्यपाल को। भारत की संसद के किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो बुला भी सकता, स्थगित भी कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, ये पावर केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों के लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? तो यह मनोनयन राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीयों का था, जो अब 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं। चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी साहब थे, वराम वेंकट गिरी। ठीक है, तो अब हमारे देश में पहले राष्ट्रपति कौन हुए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमण। ठीक है, और पहली महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायणन साहब हैं। आर वेंकट रमण नहीं, के आर नारायणन। पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? के आर नारायणन है। और अभी वर्तमान में 15वें व्यक्तिक्रम में राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो व्यक्तिक्रम में ये किस नंबर पे हैं? 15वें, और कार्यकाल में 16वें नंबर पे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी उस समय कार्यवाहक होगा व्यक्ति, प्रधानमंत्री पद पर आसीन होगा, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया पर लागू नहीं होती है, यानी किस व्यक्ति पर यह लागू नहीं होती है? तो प्रधानमंत्री पर। बाकी सभी को हटाने की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया महाभियोग कही जाती है। वैसे महाभियोग केवल और केवल किसके लिए प्रयोग किया गया है? राष्ट्रपति के लिए। लेकिन जो हटाने की प्रक्रिया होती है वो
महाभियोग कहलाती है। देखो, तो सबसे पहले प्रक्रिया में क्या होता है कि संसद के किसी सदन में पेश किया जाएगा। मान लो लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा ने 2/3 2/3 बहुमत से पास किया, तो ये मुद्दा कहाँ चला गया? राज्यसभा में। राज्यसभा में उस व्यक्ति से सफाई करने को, पेश करने को कहा जाएगा जिस पर महाभियोग लगाया गया। अगर वो पेश करता है, उसके बाद भी 2/3 बहुमत से पास कर दिया गया, तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी और व्यक्ति पद से मुक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो ये सूचित करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी के कार्य करते हैं या मध्य में होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो वो क्या है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, कर सकता है। वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, वो युद्ध का अनाउंस कर सकता है, समापन कर सकता है। ये सब कार्य किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते हैं? देखो, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। अगर ये अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बार भारत में ऐसा हुआ है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया, उन्होंने भी पद से त्यागपत्र दे दिया, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर संभाला था, तो जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित होंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेंगे। बस कितने दिन? 6 महीने, क्योंकि उसके भीतर नए राष्ट्रपति आ जाने हैं। भारत को आज़ादी मिलने के बाद किस प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था? भारत की आज़ादी के बाद जन्मे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बाकी सभी का जन्म आज़ादी के पहले हुआ। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही कथन की पहचान करना है। तो किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। केंद्र की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और राज्य की विधानसभा। निम्नलिखित में से 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। तो भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही इलेक्शन कमीशन के चीफ और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो मैंने बताया ना कि अभी देखो फिर सवाल कर रहा है, प्रधानमंत्री पर यह प्रक्रिया लागू नहीं होती है महाभियोग। राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है यदि संवैधानिक तंत्र से चलने में विफल रहता है। तो राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो यह आपातकाल का अनाउंसमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में उल्लेख है। संवैधानिक तंत्र की विफलता या जिसे आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं 356 में है। वित्तीय आपातकाल 360 में है, जो आज तक एक बार भी नहीं लागू हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। संवैधानिक तंत्र की विफलता अलग अलग राज्यों में अलग अलग। उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो ध्यान में रखना। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार कौन संभालेगा? तो जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति, जिसे हम लोग राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं, वो संभालता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के नामों और उनके कार्यकाल का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सही क्रम पहचानना है। तो सही क्रम क्या है कि सबसे पहले इसमें से कौन राष्ट्रपति बने हैं? तो ज्ञानी जैल सिंह ये हमारे देश में राष्ट्रपति रहे हैं। ज्ञानी जैल सिंह, तो ज्ञानी जैल सिंह रहे हैं 1982 से 87 तक। उसके बाद फिर रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी साहब, ठीक है, और फिर आए हैं आपके फखरुद्दीन अली साहब, फिर जाकिर हुसैन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। निम्नलिखित में से सबसे लंबा समय तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है किसने? अभी तक जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री पद को संभाला है। 3 ही बार कौन संभाले हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब। 2014, 2019, 2024 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ इन्होंने भी ले लिया है। भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश की अवधि की वैधता कितना होता है? अगर आप ध्यान से सेशन देख रहे हैं तो कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कि कितने छात्र इस सेशन को मजाक में नहीं सीरियस देख रहे हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? ये नाम कई बार पूछा जा चुका है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो थे बीबी गिरी साहब, बराह वेंकट गिरी, क्योंकि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर यश राधाकृष्णन, तीसरे थे जाकिर हुसैन और चौथे थे बीबी गिरी साहब। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वही सवाल फिर दोहरान किया है। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य विधानसभा के सदस्य की
कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। कितने से अधिक संख्या ये नहीं हो सकती है, तो यह संख्या बताइए 15% से अधिक नहीं हो सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। देखो 3 बार लगभग ये सवाल रिपीटेड हुआ है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है, कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में है, और निर्वाचन की रीति किस में है, 55 में है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल, किस भारतीय राष्ट्रपति सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले अभी तक के एकमात्र व्यक्ति हैं। निम्नलिखित में से किसे पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि तक पदभार संभाला है, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति ही थे। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है, लोकसभा के समक्ष। जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी, कब, 1975 में। देखो हमारे यहाँ 3 बार आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। एक तो 1962 में लिखा भारत चाइना युद्ध के समय, दूसरा भारत बांग्लादेश युद्ध के समय, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल 1971, और तीसरा 1975 में। ठीक है, तो ये 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अभी तक कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे, तो इस पद पर विराजमान थे चौधरी चरण सिंह। यही एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का 1 दिन का भी सामना नहीं किया है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा भी दी है, तो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे कौन रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कभी लोकसभा सांसद से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, राज्यसभा सांसद से ही प्रधानमंत्री बने। अप्रत्याशित परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग की जाने वाली निधि का नाम क्या है, भारत की आकस्मिक निधि कहते हैं उसे। जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे, यानी अभी भी वहाँ पर लागू नहीं किया गया है, नागालैंड में। बाकी सभी जगह पर पंचायती राज व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, तो वह आपका है ग्राम निगम। मैंने बताया ना 3 ही प्रकार के होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, त्रिस्तरीय होता है। ऐसे शहर में भी होता है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सी विशेषता नहीं है, तो दैध शासन की व्यवस्था नहीं है, बाकी सभी है। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर की निगम की स्थापना की गई थी, तो वो समय क्या था, 1726 में। वैसे भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है, मद्रास में। राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड के सदस्यों द्वारा डैश कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। सही ऑप्शन क्या होगा, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन नगर निगम में होता है, निर्वाचन नगर निगम में होता है, तो किसका, पार्षद का होता है। ग्रामीण से शहरी में संक्रमण के दौर से गुजर रहे क्षेत्र का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है, तो यह करती है नगर परिषद। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, तो वह शामिल नहीं है आपकी तहसील स्तरीय पंचायत, क्योंकि यही 3 पंचायतें हैं, ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, और ये सिफारिश किसने किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार नगर निगम के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, तो ये निभाने वाले व्यक्ति हैं नगर आयुक्त कहते हैं इन्हें। राज्य चुनाव आयोग के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है राज्य विधानसभाओं के लिए, क्योंकि राज्य विधानसभा के लिए चुनाव केंद्र आयोग द्वारा ही किया जाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत तथ्य की पहचान करना है कि पंचायत समिति राज्य व्यवस्था की जमीनी संस्था होती है, गलत है। ग्राम पंचायत राज्य की जमीनी संस्था होती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था, तो वो ईयर था आपका 2004 में, और हम लोग पंचायत को अपनाए थे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जो लागू हुआ है
24 अप्रैल 1993 को, इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगले सेशन में पुनः मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार धुआंधार वीडियो लेकर के, कुछ व्याख्या और आयोग के सवाल जिनमें दोनों में सामंजस्य, और सामंजस्य इतना बेहतर कि आपको बिल्कुल एक पद आपके लिए सुरक्षित कर दे।